भोपाल से सामने आई एक गिरफ्तारी ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। दावा है कि राजधानी में बैठा एक युवक पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर के संपर्क में था और उसे कथित तौर पर ऐसे संदेश भेजे जा रहे थे जिनमें हथियार जुटाने, ट्रेनिंग लेने और टारगेट किलिंग जैसी बातें शामिल थी। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है और जांच एजेंसियों को क्या क्या जानकारी मिली है, आपको बताते हैं इस पूरे वीडियो में। मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने भोपाल के काजी कैंप इलाके में नन्हेबी की मस्जिद के पास से आरोपी मोहम्मद फराज को गिरफ्तार किया। पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी गई थी। इसके साथ ही आरोपी मोहम्मद फराज एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम करता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। एटीएस का आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में था और लगातार उससे जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। जांच में सामने आया कि वह कथित तौर पर कुछ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था जिनमें भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के लोग भी शामिल थे। फराज की पहचान करीब 5 से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के देवबंद निवासी नईम अब्दुल्ला से हुई थी। शुरुआत में ये सिर्फ एक पहचान थी, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच संपर्क बढ़ता गया और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जानकारी के अनुसार नईम अब्दुल्ला के खिलाफ पहले से एसटीएफ में भी एक मामला दर्ज है। एटीएस का दावा है कि बाद में फराज को कथित तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर से जोड़ा गया। इसके बाद उसे धार्मिक कट्टरता से जुड़े संदेश भेजे जाने लगे और अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही एटीएस का यह भी दावा है कि इस ग्रुप के जरिए दूसरे युवकों को भी जोड़ा जा रहा था और फराज से भी तैयार रहने को कहा गया था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि हैंडलर ने उससे कहा था कि दूसरे लड़कों की तरह उसे भी तैयार होना होगा। लेकिन मामला सिर्फ चैट और बातचीत तक सीमित नहीं था। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी भारत, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में मौजूद लोगों के संपर्क में भी था। ऐसे में जांच का दायरा और बढ़ गया और फिर सामने आए कुछ ऐसे दावे जिन्होंने जांच एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। जब एटीएस ने आरोपी का मोबाइल फोन खंगाला तो कई संदिग्ध डिजिटल सामग्री मिलने का दावा किया गया। एटीएस के मुताबिक मोबाइल से कथित जिहादी वीडियो, ऑडियो, चैट और पाकिस्तानी कट्टरपंथी प्रचार सामग्री मिली है। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि मोबाइल में ओसामा बिन लादेन और असीम अमर से जुड़ी सामग्री भी मिली है। फिलहाल इन सभी डिजिटल साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है ताकि हर पहलू की बारीकी से जांच की जा सके। एटीएस के मुताबिक आरोपी और उसके संपर्क में रहे कुछ लोगों को पासपोर्ट बनवाने, शारीरिक परीक्षण लेने और किसी दूसरे देश के रास्ते पाकिस्तान पहुंचकर ट्रेनिंग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कथित ट्रेनिंग से जुड़े कुछ वीडियो भी ग्रुप में भेजे गए थे। साथ ही आरोपी कथित तौर पर ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ले रहा था। यानी मामला सिर्फ ऑनलाइन बातचीत का नहीं बल्कि कथित तौर पर उससे आगे बढ़ने की कोशिश का भी बताया जा रहा है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को बेहद गंभीरता से खंगाल रही है। फिलहाल एटीएस ने मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्ला, नईम अब्दुल्ला और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 और यूएपीए की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हो सकते हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में जिहादी साहित्य मिला है और उसके पाकिस्तान से संपर्क के संकेत भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि एटीएस ने समय रहते कार्यवाही कर एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अगर इस नेटवर्क में और लोग शामिल हैं तो पुलिस उन्हें भी पकड़ने में सक्षम है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परता पूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है।
मैं बधाई देना चाहता हूँ। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 16 जून तक एएसटी रिमांड पर भेजा गया है। इस बीच जांच एजेंसियां आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट, चैट हिस्ट्री और डिजिटल नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। एजेंसियों को संदेह है कि वह कुछ डार्क एप्लीकेशनों के जरिए संदिग्ध संपर्कों में था। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब मध्य प्रदेश किसी ऐसी जांच को लेकर चर्चा में आया हो। साल 2013 में भोपाल में सिमी नेटवर्क से जुड़े कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद 2016 में भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के 8 कैदियों के फरार होने का मामला देश भर में सुर्खियों में रहा था। साल 2022 में भोपाल और इंदौर में प्रतिबंधित संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ NIA और ATS ने संयुक्त कार्यवाही की थी। इसके अलावा जबलपुर, खंडवा और उज्जैन में भी समय समय पर ऐसी जांच और गिरफ्तारियां होती रही है। यही वजह है कि इस मामले को भी सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से ले रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फराज अकेले काम कर रहा था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे कट्टरपंथ तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या भोपाल से शुरू हुई इस जांच के तार कहीं और भी जुड़ते हैं? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आरोपी के सभी संपर्कों, डिजिटल रिकॉर्ड और कथित नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।